हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कल आप लोग का एग्जाम है, 10:30 बजे से आप लोग का एग्जाम शुरू होगा और आप सभी के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 25 क्वेश्चंस आखिरी प्रैक्टिस सेट लेकर आ चुका हूं। आखिरी प्रैक्टिस सेट है, आखिरी वीडियो नहीं है मेरे भाई। जब तक कि आप लोग का रिजल्ट नहीं आ जाता, जब तक कि आप लोग का फाइनल एडमिशन नहीं हो जाता, तब तक हम आपके साथ हैं। हर एक अपडेट, हर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें हमारे इस चैनल पर आप लोग को इसी प्रकार से देखने को मिलेगी। बाकी ज़्यादा बात नहीं करेंगे, मुझे पता है कि आखिरी समय आप सभी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। बस ये लास्ट समय में आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। सिर्फ दिन में आप जितना चाहो पढ़ सकते हो, देर रात तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना मानकर जितना भी पढ़े हैं उतना ही आप लोग के लिए ज़्यादा है। जितना भी सिलेबस है, सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा, सिलेबस के अंदर का ही क्वेश्चन आएगा। होगा होगा, नहीं होगा कोई बात नहीं। मैंने आपको सारी चीज़ें बता ही दी है कि आपके एग्जाम में कैसे प्रश्न आते हैं, कैसे पेपर आते हैं, हर एक चीज़ आप लोग को बता दिया है। अब लास्ट में मैं यही आपको बोलूँगा, आराम से जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, सुबह के टाइम, दिन के टाइम, अगर आपको समय मिलता है देख लीजिए। और रात के समय आराम से रिलैक्स होकर सुबह अगले दिन जब आपका एग्ज़ाम है, आराम से सुबह नहा धोआकर खा पी कर आराम से जाइए और एग्ज़ाम सेंटर पर आप 1 घंटा पहले पहुंच जाइएगा। इतना ही कहूँगा, हड़बड़ी नहीं करना है। रिपोर्टिंग टाइम से आपको पहले पहुंच जाना है ताकि आराम से आप सेंटर को देख सको, कैसा आपका एग्ज़ाम सेंटर है, हर एक चीज़ पहले से जान सको। आराम से, गर्मी का दिन है, शर्ट टी शर्ट जो भी आपका मन है वो भी पहन के जा सकते हो, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, किसी प्रकार का डर नहीं रहना चाहिए मन में। हर एक चीज़ आपको बता ही दिया हूँ, बाकी और कुछ बात नहीं है। बस आपको एग्ज़ाम देने के लिए एक पेन लेकर जाना है और कुछ नहीं। एडमिट कार्ड आप निकलवाने लेना कलर में, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, और लेमिनेशन नहीं करवाना। ठीक है, तो आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, फटाफट सारे क्वेश्चन देखेंगे। पैरा मेडिकल का भी फॉर्म आ चुका है। ये आज का पहला क्वेश्चन देखिए, प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, शायद ये 2023 में पूछा था। घरों में एसी की आपूर्ति 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की है और यही वोल्ट हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की मात्रक होती है जो कि हमारे घरों तक पहुंचती है। इस आपूर्ति में तारों में से एक लाल इंसुलेशन के साथ होता है। पहले ही बुकलेट पर पहला क्वेश्चन यही आया था और इसी सेम क्वेश्चन ऐसा ही आया था। अब कुछ कैंडिडेट जो नहीं पढ़े होते हैं, समझते हैं, पता नहीं उनको क्या समझ नहीं आता, वो ध्यान से क्वेश्चन को देखने लगते हैं कि 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज कैसे निकालने, क्या करना है। क्वेश्चन कुछ नहीं है, तारों में से एक लाल इंसुलेशन के साथ क्या होता है ये आपसे पूछ रहा है। मतलब कि तारों का लाल इंसुलेशन कहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तार 3 कलर में प्रयोग किए जाते हैं, एक लाल किए जाते हैं, एक हरा ग्रीन और एक आपका काला। तो इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि लाल तार कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। तो लाल जो तार होते हैं, रेड वायर, ये लाइव वायर कहा जाता है, इन्हें लाइव वायर में ही यूज़ किया जाता है। ग्रीन वायर आप जानते होंगे कि अर्थ में यूज़ किया जाता है, और ब्लैक जो वायर होते हैं ये न्यूट्रल में यूज़ किए जाते हैं। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन यही पूछा गया था और फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही आपको टिक लगा देना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था कि शॉर्ट सर्किट के समय विद्युत परिपथ में धारा का क्या होता है। शून्य हो जाता है, वही रहता है, तेजी से बढ़ता है या फिर तेजी से घट जाता है। मतलब कि विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट में क्या परिवर्तन, चेंजेस देखने को मिलता है जब शॉर्ट सर्किट होता है। तो शॉर्ट सर्किट के समय जो विद्युत धारा, विद्युत परिपथ में धारा होती है, इलेक्ट्रिक करंट होती है, ये बहुत तेजी से बढ़ता है, बहुत तेजी से बढ़ता है। यानी कि जब भी शॉर्ट सर्किट होता है तो जो विद्युत परिपथ में धारा होती है, इलेक्ट्रिक करंट, ये बहुत ही तेजी के साथ बढ़ने लगती है। इसीलिए हम शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए घरों में इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज़ करते हैं। और यही क्वेश्चन आपका पिछला बार पूछा गया था। इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछा गया था कि विद्युत फ्यूज का यूज़ क्यों किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीज शार्पली, तेजी से बढ़ने लगता है, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको गोला लगा देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बस फटाफट जो क्वेश्चन आ रहा है टिक लगाइए और फटाक से आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 2 किलोवाट शक्ति रेटिंग का एक विद्युत ओवन 220 वोल्ट वोल्टेज के घरेलू विद्युत से संचालित किया जाता है। तो ओवन से ली गई धारा आपको बताना है। मतलब कि यहाँ पर 2 किलोवाट पावर दिया गया है, P इक्वल टू 2 किलोवाट। और मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि किलोवाट को पहले वाट में चेंज करेंगे। अब यहाँ पर वोल्ट दिया है 220 वोल्ट और आपसे पूछा जा रहा है आई यानी कि धारा। धारा कैसे निकालते हैं, एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, पावर इक्वल टू करेंट गुना वोल्टेज, P इक्वल टू आई भी। अब यहाँ से हम आराम से धारा निकाल देंगे। धारा कहने का मतलब जो करंट होता है, करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू हो जाएगा P बटा में भी। P यहाँ पर दिया है 2 किलोवाट, 2 किलोवाट मतलब कि 2000 वाट, और 2000 वाट बटा में 220 वोल्ट, 2000 बटा में 220 यानी कि जब इसको काटेंगे तो आएगा 9.09। और ध्यान देने वाली बात है कि धारा को मापते हैं किस चीज़ में, तो एम्पियर में।
तो यहाँ पर 9.09 एम्पियर, सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एक गोलाकार दर्पण और एक पतले गोलाकार लेंस की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण और लेंस संभवतः एक दूसरे के सापेक्ष होंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके मिरर, लेंस और इलेक्ट्रिसिटी से ही क्वेश्चन आते हैं। तो जो नहीं देखे होंगे, स्पेशल वीडियो बना हुआ है, आप जाकर देख लीजिएगा। अब देखिए, एक गोलाकार दर्पण में जो लेंस की फोकस दूरी है -15 सेंटीमीटर है। तो कोई गोलाकार लेंस की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो ये दर्पण और लेंस क्या होंगी? तो आपको पता है कि अगर कोई भी गोलाकार लेंस की फोकस दूरी माइनस में है, तो ये हमेशा अवतल होते हैं। दर्पण भी अवतल होंगे और लेंस भी अवतल होंगे, मतलब कि दोनों मिरर और लेंस कनकेव होंगे। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आवर्धन निकालने के लिए आपका आता है मैग्नीफिकेशन। कैसे निकालना होता है भैया, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर नहीं आ रहा होगा तो डरने की बात नहीं है। एक वस्तु की फोकस लंबाई 15 सेंटीमीटर है और उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, तो आवर्धन आपको यानी कि मैग्नीफिकेशन आपको बताना होता है। और इसी प्रकार का क्वेश्चन आपने 10th में भी बनाया भी होगा और आपका इसी प्रकार का क्वेश्चन सेम टू सेम एग्जाम में भी आते हैं। आपने आवर्धन का फॉर्मूला भी पढ़ा होगा। आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है? एम इक्वल टू माइनस भी बटा में यू। मतलब कि पहले यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पर फोकस लंबाई एफ इक्वल टू 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है और यहाँ पर u इक्वल टू दिया है 10 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं दर्पण सूत्र 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। मतलब कि पहले फोकस यहाँ पर दिया है 15, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/15 इक्वल टू 1/v माइनस 1/में यहाँ पर जो दर्पण उत्तल दर्पण की जो दूरी दिया है 1/10। ठीक है, तो 1/15 इक्वल टू 1/v माइनस 1/10 हो जाएगा। अब यहाँ से हम 1/v निकालेंगे, मतलब कि हमें इसको भी निकालना है। 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो 1/10 प्लस 1/15। अब इतना तो बताने की जरूरत है नहीं, ये तो आपने पहले बनाया ही है 10th में, बिल्कुल बेसिक है, ये आप बना ही लोगे। तो 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर 10 और 15 का डायरेक्ट एलसीएम लेंगे तो 30 और 10 तिहाई 30 और 15 दूना 30 यानी कि 3 प्लस 2/30 और 3 प्लस 2/30 यानी कि 5/30 और 5 छका 30 यानी कि v इक्वल टू 6 आ जाएगा। v इक्वल टू प्लस 6 सेंटीमीटर, तो हम आवर्धन निकाल लेंगे। एम इक्वल टू माइनस भी बटा में यू। भी यहाँ पर है 6, यू है 10, माइनस का 6 बटा में। और यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण में जैसे मैंने अभी आपको पिछला बार में बताया, माइनस में होता है तो अवतल, प्लस में होता है तो उत्तल। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यानी कि माइनस का 10, मतलब कि -6 बटा में -10 यानी कि ये हो जाएगा 0.6। सेकेंड ऑप्शन देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लस 0.6। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, प्रत्येक प्रतिरोध R वाले n प्रतिरोधक प्रारंभ में समांतर समांतर यानी कि पैरेलल में जुड़े हैं और इस व्यवस्था के कारण परिणामी प्रतिरोध X है। तो इन प्रतिरोधकों को जब श्रृंखला में जोड़ा जाएगा यानी कि सीरीज में जोड़ा जाएगा तो परिणामी प्रतिरोध क्या होगा? परिणामी रेजिस्टेंस क्या होगा? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, डरने की जरूरत नहीं है। देखिए सबसे पहले ये पैरेलल में जुड़े हैं, मतलब कि हम एक्स मान सकते हैं। 1/x इक्वल टू, ये पैरेलल में कैसे जुड़े होते हैं? तो ये होते हैं 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4, मतलब डॉट 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 हम लिख सकते हैं 1/rn तक। यही तो पैरेलल होता है, पढ़े हैं ना 10th में। सीरीज कैसे होते हैं? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, मतलब डॉट 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 हम लिख सकते हैं ना कि Rn तक जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ेंगे और जब लास्ट में जब हमारा मान आ जाएगा तो हम इस चीज़ को रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ेंगे, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है क्वेश्चन में कि अंतिम में इनको श्रृंखला में जोड़ा जाता है। तो परिणामी प्रतिरोध क्या होगा? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इनको पैरेलल से जोड़ने के लिए। तो पैरेलल से जोड़ने के लिए क्या करेंगे? लिखेंगे 1/x इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस डॉट 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 1/r। अब नेक्स्ट देखिए, ये पूरी n तक गई है, मतलब 1/r1 1/r2 डॉट 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 1/rn। मतलब हम इसको लिख सकते हैं 1/x इक्वल टू n/r। अब यहाँ पर 1/x इक्वल टू n/r, तो हो जाएगा x इक्वल टू r/n, जस्ट उल्टा। अब x इक्वल टू r/n, तो यहाँ से r क्या हो जाएगा? r इक्वल टू ये गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n गुना x यानी कि nx, r इक्वल टू nx। तो ये तो हमने पैरेलल में इसे निकाल लिया है। अब इसे हमें सीरीज में जोड़ना होगा, यानी कि R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 NR तक इसे जोड़ना होगा। अब यहाँ पर देखिए, जब हम इसे लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 NR, क्योंकि Rn तक जा रही है ना, तो अब देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं?
अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, एन आर को हम लिख सकते हैं, एन का तो एन है और इस जगह पर आर को हम लिख सकते हैं, जो अभी आर का मान निकाला है एन एक्स, यानी एन तो ऐसे के मतलब पहले जैसा ही रहेगा, लेकिन आर का मान यहाँ पर एन एक्स है, तो हम लिख सकते हैं ना एन इंटू एन एक्स। अब एन इंटू एन एक्स को हम इस प्रकार से ब्रैकेट में बंद करके इसको लिख सकते हैं, एन इंटू एन एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर एक्स, एन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना, क्योंकि एन से एन में गुना होगा तो एन स्क्वायर एक्स, यानी कि एन स्क्वायर एक्स अगर हम ऑप्शन में देखें तो सेकेंड ऑप्शन में है और इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ही बिल्कुल आसान है। एन इंटू एन एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर एक्स, बिल्कुल सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, एक इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में समकोण पर प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाली बल की दिशा क्या होगी। बल की दिशा पूछा जा रहा है। आपने 12th के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा था, आपने फ्लेमिंग के रूल्स भी पढ़े थे। इसमें जो बल की दिशा ये किस तरफ होती है, तो आपने पढ़ा था इस प्रकार से, समकोण पर जो बल की दिशा होती है ये पेज के अंदर में होती है, 12th में आपने पढ़ा होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनटू द पेज, 4 ऑप्शन पेज के अंदर इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4 ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। बाकी हमने आपको फ्लेमिंग्स के बारे में बताया ही है, कौन सा अंगूठा किस चीज़ को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 8, कोलाइडिक कणों द्वारा प्रकाश की किरण के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है। पूछा गया क्वेश्चन है ये। थॉमसन प्रभाव, थॉमसन इफेक्ट, रमन प्रभाव, टिंडल प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, क्या कहा जाता है इस पार्टिकल, कोलाइडल पार्टिकल को, प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है। तो देखिए, कोलाइडिक कणों द्वारा प्रकाश की किरण के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। ये टिंडल इफेक्ट होता क्या है, तो देखिए टिंडल इफेक्ट में एक कोलाइडिक कण में प्रकाश की किरणों को प्रकीर्णन जो करते हैं, जिससे प्रकाश की किरण का जो रास्ता है साफ साफ दिखाई देने लगता है। आपने 7th 8th क्लास में आपको पढ़ना था इसके बारे में, तो ये कुछ बड़ी चीज़ें नहीं है। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, दिए गए धातु के तार की विद्युत प्रतिरोधकता अधिक निर्भर करती है। ध्यान दीजिएगा, विद्युत प्रतिरोधकता यानी कि जो रजिस्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी, ये सबसे अधिक किस चीज़ पर निर्भर करती है, ये क्वेश्चन है। मतलब कि आपने पढ़ा होगा कि जो प्रतिरोधकता होती है रो इक्वल टू रजिस्टिविटी, जिसे रो से डिनोट किया जाता है, रो इक्वल टू होता है आर ए बटा में एल, यानी कि आर जो होता है ये रेजिस्टेंस होता है, ए यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, काट का क्षेत्रफल, और एल जो होता है ये पदार्थ की लंबाई होती है, लेंथ होती है। बस सिर्फ आप ये फॉर्मूला से ही समझ गए होंगे कि जो विद्युत प्रतिरोधकता है किसी तार की, इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी, ये किस चीज़ पर निर्भर करती है, तो ये लंबाई, मोटाई, आकार और उसकी प्रकृति, ये चारों चीज़ों पर निर्भर करती है। लेकिन क्वेश्चन क्या है कि सबसे अधिक किस पर निर्भर करती है, तो तार की सामग्री की प्रकृति पर निर्भर करती है। 4 ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, नरम लोहा यानी कि सॉफ्ट आयरन जो होता है, नरम लोहे की छड़ को धारावाही परिनालिका के अंदर रखा जाता है, मतलब सोलेनोइड के अंदर रखा जाता है, तो परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। अब देखिए, अगर आपने 10th केवल किया है तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये परिनालिका होता क्या है, वहीं जो 12th कैंडिडेट हैं सारे चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, नरम लोहे की छड़ के धारावाही परिनालिका के अंदर डाला जाता है, तो परिनालिका के अंदर यानी कि सोलेनोइड के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है ये बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, एक स्विमिंग पूल का वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देना, ये किसका कारण है। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ, और इसका कारण होता है रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन। कई सारे क्वेश्चन बनते हैं कि मछुआरे जो है मछली के ऊपर भाले को क्यों चलाते हैं, क्या कारण है, तो इसका भी कारण है अपवर्तन, क्योंकि जो मछली है अपने स्थान से थोड़ी सी उभरी हुई दिखाई देती है, पानी के अंदर जो सिका होता है ये हल्का सा उभरा हुआ नजर आता है, इसका क्या कारण है, अपवर्तन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एक तार पर दो बिंदु के बीच 2 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने के लिए 14 जूल का कार्य किया जाता है। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर Q इक्वल टू दिया है 2 कूलम और W इक्वल टू दिया है 14 जूल। भी निकालना है तो यहाँ पर W का फॉर्मूला होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है Q इंटू भी, तो भी इक्वल टू हो जाएगा W बटा में Q, तो W दिया है 14 जूल और Q दिया है 2 कूलम आवेश, तो 14 बटा में 2 यानी कि 2 सते 14, तो 7 वोल्ट, विभवांतर का ऐसे मात्रक वोल्ट, 7 वोल्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन देखिए इसका राइट आंसर है। याद रखिएगा, जो भी चीज़ें हैं ध्यान से देखिएगा, कहीं 7 वोल्ट की जगह पर आपको हो सकता है 7 एम्पियर दे दे, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, विद्युत जनरेटर के काम करने की मूल घटना किस पर आधारित है। द बेसिस फिनोमिना ऑफ वर्किंग
ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर इज। मैंने आपको पहले कई सारे प्रश्नों में प्रैक्टिस सेट में आपको बताया है, विद्युत जनरेटर, विद्युत मोटर, ये सारी चीज़ें किस पर काम करती है? तो ये काम करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। क्या होता है बहुत सारे पहले वहीं बता दिए हैं और अब आपको बताने की जरूरत है नहीं। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये हॉल इफेक्ट क्या है? तो हॉल इफेक्ट का नाम आप पहला बार सुन रहे होंगे। ये ट्रांसड्यूसर जो होता है ना, इसके कार्य सिद्धांत पर काम करता है, हॉल प्रभाव। ठीक है, बाकी इसके बारे में ज़्यादा जानना जरूरी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। वह उपकरण जो सर्किट में करंट की मौजूदगी का पता लगाता है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, कोई भी बता देगा कि जो गैल्वेनोमीटर होता है ये किसी भी सर्किट में करंट की मौजूदगी का पता लगाता है। अब आप बताइए कि वोल्ट मीटर क्या काम करता है? ये किस चीज़ के लिए मेजर करता है, किस चीज़ को मापने के लिए इस डिवाइस का यूज़ किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 15 आप देखिए, मेरे भाई बोरेक्स का रासायनिक सूत्र पूछा था। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बोरेक्स इज, लंबा खासा इसका फॉर्मूला होता है। ध्यान दीजिए, दो फॉर्मूले होते हैं, एक ही फॉर्मूले होते हैं लेकिन इनको दो तरीके से पूछा जाता है। इसका सेकंड ऑप्शन देखिए, Na2B4O7 इंटू 10:O, और दूसरा ऑप्शन इस प्रकार से भी आ सकता है, Na2 आपको ब्रैकेट में दे सकता है इस प्रकार से। तो दोनों में से कोई भी आपको आता है तो आपको टिक लगा देना है, दोनों सेम ही है, बस इसको इस प्रकार से ब्रैकेट में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 99.985% हाइड्रोजन परमाणु में केवल एक प्रोटॉन होता है, तो इस आइसोटोप को क्या कहा जाता है? मैं अपने से नहीं क्वेश्चन एक भी दे रहा हूँ, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही हैं और ये शायद 2023 में ही ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो 99.985% हाइड्रोजन परमाणु में एक प्रोटॉन होता है और इस आइसोटोप को प्रोटियम कहा जाता है। ये किस चीज़ का आइसोटोप है भाई? तो ये हाइड्रोजन का है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ये तीनों हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, यानी कि आइसोटोप्स हैं। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, वनस्पति तेल के वनस्पति घी में हाइड्रोजनीकरण यानी कि हाइड्रोजनेशन में प्रयुक्त उत्प्रेरक यानी कि कैटलिस्ट, ये कौन सा होता है? कौन से कैटलिस्ट का यूज किया जाता है वेजिटेबल ऑयल्स बनाने के लिए? तो इसमें निकेल उत्प्रेरक यानी कि निकेल, निकेल जो है इसका उत्प्रेरक के रूप में यानी कि कैटलिस्ट के रूप में यूज किया जाता है। अब ये किस में पढ़ना था? तो ये आपके 11-12 सारे इसी में पढ़ने थे। कैटलिस्ट से क्वेश्चन आता है कि किस चीज में कौन से कैटलिस्ट का यूज किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधि पूछा जा रहा है, यानी कि मेथड कौन सा यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन आपको कराए थे कि अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हम पानी में वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अस्थायी कठोरता यानी कि टेम्पोररी हार्डनेस को इस्तेमाल करने की विधि कौन सी है, दूर करने की इस्तेमाल करने की विधि कौन सी है? तो ये क्लर्क मेथड यूज किया जाता है, क्लर्क की विधि यूज की जाती है, याद रखिएगा। सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया क्वेश्चन कि हिंसबर्ग का अभिकर्मक इनमें से कौन सा है? तो हिंसबर्ग का अभिकर्मक इसमें है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। फर्स्ट ऑप्शन देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सारा क्वेश्चन पूछा ही क्वेश्चन है और लगभग जितने क्वेश्चन आपको मैं करा दिया हूँ सारे क्वेश्चन आप चाहो तो अगले कुछ घंटों में आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में सारे वीडियो पड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम ये एक रोग होता है, जल में किस लवण की उपस्थिति के कारण होता है? तो पानी में नाइट्रेट उपस्थित होता है जिसके कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम, और ये बच्चों में रोग होता है इसके कारण, तो नाइट्रेट के कारण। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बायोलॉजी के क्वेश्चन नहीं है, केमिस्ट्री में पूछा गया क्वेश्चन था ये, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, पेंट और लेकर के निर्माण में किस बहुलक का यूज किया जाता है? बहुलक 12th में आपको पढ़ना था, पॉलीमर्स के बारे में, और 2024 में भर भर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे। पॉलीमर्स इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट्स एंड लेकर, लेकर में बहुत सारे मतलब पेंट और लेकर के निर्माण में बहुत सारे बहुलक का यूज किया जाता है। ये आप पॉलीमर्स का नाम भी देख रहे होंगे, ग्लिप्टल, एक्रेलिक, पॉलीयूरेथेन और या सिलिकॉन, ये सारी चीज़ों का यूज किया जाता है। ये सारे बहुलक पॉलीमर्स का यूज किया जाता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक लगाएंगे तो ग्लिप्टल है तो ग्लिप्टल यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी टेंशन नहीं लीजिएगा कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है तो क्या होगा, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा प्रवैगिकी यानी कि थर्मोडायनेमिक के प्रथम नियम, थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का गणितीय कथन है? गणितीय मतलब गणित के रूप में इसको बनाया गया है। तो इसमें देखिए थर्ड ऑप्शन, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब ये डेल्टा यू क्या है? ये ऊर्जा है, डेल्टा यू जो है ये ऊर्जा है, क्यू यहाँ पर उष्मा है और डब्ल्यू जो है ये तो कार्य है, इतना तो जानते हैं ना। यही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, और थर्मोडायनेमिक लॉ से क्वेश्चन पूछा गया था
क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम निम्नलिखित में से किसने दिया? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो वैज्ञानिक दिए थे ये एंटोनी लॉरेंस लाइवोसियर। अब ये द्रव्यमान संरक्षण क्या होता है? जैसे कि ऊर्जा के बारे में आप जानते हो कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जाता है वैसे और ना ही नष्ट किया जा सकता है। सेम वही है कि द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है कि जल में हाइड्रोजन H2O में क्या होगा? तो हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 8, यानी कि 1:1:8 हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी एलिमिनेट करना है, ठीक है? और भूलिएगा नहीं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज के प्रैक्टिस सेट का, क्वेश्चन नंबर 25, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। परमाणु होता है, परमाणु क्या होता है? एक धन आवेशित कण होता है, ऋण आवेशित कण होता है, एक उदासीन कण यानी कि न्यूट्रल पार्टिकल, या फिर इनमें से कोई नहीं होता है। आप जानते होंगे कि परमाणु क्या होता है? परमाणु एक उदासीन कण होता है, न्यूट्रल पार्टिकल होता है। और यहाँ से बहुत सारे आपको भर भर के क्वेश्चन करा दिए हैं। अब मैंने हर एक क्वेश्चन आपको करा ही दिया है, लगभग क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट में करा दिया है। और क्वेश्चन जो भी है आप जिसने पीडीएफ लिया है आप देख लीजिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हाँ, जितना भी आपने तैयारी किया है और उससे बेहतर तैयारी की है, यही समझकर आपको एग्जाम में सारे क्वेश्चन को देखना है। जो क्वेश्चन बस नहीं आ रहा है, जो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, उनको आपको अटैम्प्ट नहीं करना है। बाकी हर एक क्वेश्चन को टच करने की प्रयास करना है आपको। तो जाते जाते यही बोलूँगा, बेस्ट ऑफ लक, एग्ज़ाम दीजिए। कट ऑफ क्या जाएगा, रिजल्ट क्या जाएगा, इतना सोचना नहीं है। मैं आपको इसके बारे में वीडियो बना दूंगा, कब काउंसलिंग होगा, कब रिजल्ट आएगा, फाइनल आपका सिलेक्शन कब होगा, सारा चीज़ मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल पर बताऊंगा। चैनल से बस जुड़े रहिएगा। और हाँ, जो आपका आंसर की का वीडियो है कल नहीं, मतलब एग्ज़ाम के टाइम नहीं आ पाएगा, तो एक दिन का वेट कीजिएगा, अगले दिन आपको आंसर की हमारे इस चैनल पर प्रोवाइड आपको कर दिया जाएगा विथ आंसर के साथ, ठीक है? तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, अगले दिन आपको सॉल्यूशन के साथ आंसर की डालने का प्रयास करूंगा, ठीक है? तो एग्ज़ाम दीजिए, एग्ज़ाम देने के बाद मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक, बाय।